प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 9.1 अध्याय का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जिन्हें हम ऊंचाई दूरी के नाम से जानते हैं। आज इस प्रश्नावली या अध्याय की आप कहिए अंतिम प्रश्न इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और आज के बाद ये अध्याय आपका समाप्त भी हो रहा है। इसके बाद हम किसी अन्य अध्याय को पढ़ाने का निर्णय लूँगा। तो आइए आज अंतिम प्रश्न को इस वीडियो में समझते हैं। दिया है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये बात सिद्ध करके दिखानी है, अर्थात प्रश्न में स्वयं प्रश्न का उत्तर दिया है और उसी उत्तर को आपको सिद्ध करना है कि जो प्रश्न में उत्तर दिया है ये बात बिल्कुल सही है या सिद्ध है। तो आइए प्रश्न उसी तरह से हल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमने कहा था कि पहले प्रश्न को आप पढ़ लें, इसके बाद पुनः आप प्रश्नों को थोड़ा पढ़ते चलें और जो बात समझ में आती चले आप चित्र बनाते चलें। तो जैसे प्रश्न में कह रहा है कि मीनार के आधार से, तो अब किसके आधार से बात कर रहा है? मीनार के आधार से। तो अर्थात मीनार के आधार को पकड़ने के लिए पहले हमें एक मीनार का निर्माण करना होगा। जब हम मीनार का निर्माण कर लेंगे तो उसमें आधार और शिखर दोनों हमें मिल जाएंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम इस वाली रेखा को मीनार की अगर संज्ञा दे दें तो इसे हम मीनार कहेंगे और इसका नामकरण हम रख देते हैं AC। तो हमने AC एक मीनार मान लिया। अब इस मीनार का जो शिखर है वो A बिंदु पर है और आधार जो है C बिंदु पर है। अब आगे चलिए, तो कह रहा है कि मीनार के आधार से, तो हमको कार्य कहाँ से करना है? आधार से। तो अर्थात C बिंदु से हमें कोई कार्य करना है। तो आधार से कह रहा है कि एक सरल रेखा में सीधी रेखा में आपको चलना है C बिंदु से। कितने मीटर दूर पर चलना है? 4 मीटर। तो हम C बिंदु से पहले 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु हम ऐसे यहाँ पर रख देते हैं और इसका नाम हम B मान लेते हैं और इसकी दूरी हम 4 मीटर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद पुनः कहा कि उसी आधार से, मीनार के उसी आधार से पहले 4 मीटर दूर चलिए, फिर 9 मीटर दूर चलिए। तो कहाँ से 9 मीटर दूर चलना है? मीनार के आधार से ही चलना है। अगर कोई बच्चा B बिंदु से 9 मीटर दूर चलेगा तो उसका प्रश्न गलत होगा। इसलिए आप मीनार के आधार, चूँकि ऐसा नहीं कहा कि 9 मीटर तब चलता है जब 4 मीटर पूरा हो जाता है तब। इसलिए आप ये जानो कि दोनों बार वो दूरी जो चलता है वो मीनार के आधार से ही चलता है। यही इस प्रश्न की खासियत है। जो बच्चे इसको नहीं समझ पाएंगे वो यहाँ B के आगे 9 मीटर दूरी प्रदर्शित कर देंगे और उनका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो जैसे हमने प्रारंभ में पहले मीनार के आधार से हमने 4 मीटर दूर चला तो उन्नयन कोण बना, फिर जो है पुनः जो है मीनार के आधार से ही चलना है। तो आइए हम मीनार के आधार से ही चलना प्रारंभ करते हैं। तो 4 मीटर यहाँ आ गए। अब 5 मीटर अगर हम यहाँ पर और अगर बढ़ जाएं तो ये मान लीजिए हम D बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं। तो हमारी जो C से D की दूरी होगी वो कितनी होगी? C से D की दूरी हमें सिद्ध लिखनी होगी 9 मीटर। चूँकि यहाँ पर ऐसे चित्र में ऐसे प्रदर्शित करना पड़ेगा, चूँकि हम दोनों बार आधार से ही चलना प्रारंभ किए हैं। तो पहली बार B बिंदु पर पहुँचे और दूसरी बार C से चलकर हम D बिंदु पर पहुँचे। तब CD की अगर दूरी पूछी जाए तो ये 9 मीटर प्रश्न में दिया है। तो कह रहा है कि जब एक बार B बिंदु पर एक बार D बिंदु पर, तो जो मीनार के शिखर से जो उन्नयन कोण बनता है वो एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो आप जानिए कि पूरक कोण क्या है। जब दो कोणों का योग देखो 90 अंश होता है तो वे दोनों एक दूसरे के पूरक कोण होते। जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो दोनों एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। जैसे हम 30 और 60 ले लें तो 30 और 60 का योग कितना होगा? 90 होगा ना। तो ये 30 और 60 एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। तो अर्थात अब यहाँ हम अपने से तो 30 और 60 मान सकते नहीं हैं, इसलिए जो है हमें कोई अलग से अंश मानना पड़ेगा अज्ञात रूप में। तो हम यहाँ पर थीटा मान लेते हैं पहले जिस बिंदु तक हम चले हैं। और जब पुनः जो हम अगर यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो ये जो कोण बनेगा
अब आप जानिए कि मैंने कहा कि जब दो कोणों का योग 90 होगा तो वे एक दूसरे के पूरक होंगे। तो अब बताइए यहाँ पर कौन सा कोण हम बना लें या कौन सा कोण ऐसा रख दें कि उस कोण को और इस वाले कोण को अगर हम जोड़ें तो 90 अंश हमें प्राप्त हो। तो इसके लिए आप यह कह सकते हैं कि हम 90 अंश माइनस थीटा। अब अगर यहाँ पर हम 90 अंश माइनस थीटा अगर रख देते हैं तो आप 90 माइनस थीटा और इस थीटा का अगर योग करें तो योग करते समय आपका थीटा से थीटा कट जाएगा, चूंकि प्लस माइनस में है, ये वाला थीटा प्लस में रहेगा, ये वाला माइनस में है, तो आपका थीटा से थीटा कट जाएगा, 90 अंश बच जाएगा। तो इन दोनों कोणों का योग देखिए 90 बन रहा है, इसलिए ये थीटा कोण और 90 डिग्री माइनस थीटा ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न में चित्र का निर्माण हो गया। अब हम देखिए जो हमने AC मीनार मानी है इसकी ऊंचाई हम जो है कितना प्रदर्शित कर देते हैं, h मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई जो है वो h मीटर है। अब अगर हम यदि प्रश्न को हल करें और प्रश्न को हल करने पर अगर मीनार की ऊंचाई जो हमने h माना है अगर उस h की वैल्यू कितने मीटर आ जाए, 6 मीटर आ जाए, तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा प्रश्न सिद्ध हो गया। तो देखिए हमने प्रश्न को पढ़ लिया, पुनः मैंने पढ़ा और जो बात समझ में आती गई उससे संबंधित मैं चित्र बनाता चला गया। अब हम इसका हिंदी रूपांतरण लिखेंगे, इसके बाद फिर कोणों के आधार पर समीकरण बनाना प्रारंभ करूंगा। तो आइए सबसे पहले हमने AC एक मीनार माना है तो उसे हम यहाँ लिख देते हैं कि माना AC एक मीनार है जो कि माना h मीटर ऊंची है, ऐसा हम मान लेते हैं। फिर पुनः हम ये प्रश्न में BC बराबर 4 मीटर दिया है और CD बराबर हम 9 मीटर दिया है प्रश्न में, और बस इतनी ही बात हिंदी रूपांतरण में आपको लिखनी है। अब केवल दो कोण बन रहे हैं, एक थीटा और एक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम यहाँ दोनों कोण से काम कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ABC में कोण कितना, कोण हम लिखेंगे A। अब थीटा कोण B पर बना है तो इसको हम B यहाँ रखेंगे और C बराबर थीटा से। अब यहाँ आज हम 90 शो नहीं कर रहे हैं, है ना, चाहे तो हम 90 यहाँ पर शो कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन कोई आ जा सकता नहीं है चूँकि कोणों का मान जो है स्पष्ट रूप से नहीं दिया है। तो कोण ABC और थीटा से, तो थीटा के सामने यदि हम देखें तो AC हमारी जो है लंब का कार्य करेगी भुजा, और BC जो है आधार का कार्य करेगी। तो AC बटा BC इज इक्वल, तो AC लंब है और BC आधार, तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, tan का। तो हम लिख सकते हैं tan क्या, थीटा। अब जिसमें AC की माप h दिया है बटा BC की माप 4 दिया है बराबर tan थीटा की वैल्यू हम tan थीटा ही रखेंगे, चूँकि हमें थीटा का मान तो स्पष्ट रूप में अंकों में पता नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो समीकरण बनेगा ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। चूँकि इसमें हम तिर्यक गुणा करके अगर कुछ प्राप्त भी करना चाहें तो उससे कोई मतलब निकलने को तैयार नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऐसा ही मान लेते हैं। अब इसी तरह हम 90 डिग्री माइनस थीटा से कार्य करेंगे। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज अब A से हम D तक चलेंगे, ADC में कोण हम लिखेंगे A। अब देखिए D पर हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है, इसलिए हम D को बीच में रखते हैं। फिर C बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए D पर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो हम D को बीच में रख दिए, तो 90 डिग्री माइनस थीटा से। अब अगर हम इस 90 डिग्री माइनस थीटा से कार्य करते हैं तो AC कौन सी, AC भुजा जो लंब का कार्य कर जाएगी, तो AC जो है लंब और बटा, अब इसके लिए आधार हमारा DC या CD बन जाएगा। तो ये लंब बटा आधार बना, ये भी तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, tan का। तो हम tan लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे जैसे इसके साथ हमने tan के साथ थीटा प्रयोग किया वैसे यहाँ tan के साथ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ थोड़ा समझने की बात है कि ये जो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा इसे हमें ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा, चूँकि दो पदों के रूप में विद्यमान है। अभी केवल 90 होता, 30 होता, 60 होता तो मैं इसको tan थीटा ही लिखता, ब्रैकेट्स में 60 या 30 या 45 का प्रयोग मैं ना करता। तो ये AC हमारा h है और जो CD है वो 9 है,
तो 9 बराबर, अब देखिए हमने आपको भूतकाल में त्रिकोणमिति के चतुर्थांश बताए थे। मैंने बताया था कि प्रथम चतुर्थांश में 90 डिग्री माइनस थीटा आता है और उस चतुर्थांश में सभी धनात्मक मान प्राप्त होते हैं, और यह बताया था कि 90 रहने पर लगा हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाता है, 90 रहने पर और 270 रहने पर। तो अगर यहाँ आज अगर 90 है तो इसके साथ जो लगा हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात है वो चेंज हो जाएगा। तो tan किस में बदल जाएगा, काट में बदल जाएगा। और हमने बताया था वही बात प्राप्त होती है जो 90 में से या 270 में से या 360 में से या 180 में से जो प्लस हुआ रहता है या माइनस हुआ रहता है, वही हमें आंसर के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर काट थीटा हमें मिल जाएगा, और अभी मैंने बताया कि ये प्रथम चतुर्थांश में आएगा, इसलिए इसका उत्तर धनात्मक आएगा, चूँकि उसमें आल प्लस की बात कही गई है। तो इस प्रकार से h/9 बराबर काट थीटा, ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। अब देखिए हम समीकरण 1 और 2 में दोनों में कोई क्रिया प्रतिक्रिया में कर नहीं सकता हूँ, इसलिए अब हम समीकरण 1 और 2 से कोई संबंध लगाऊंगा। या तो समीकरण 1-2 को हल करूंगा, या तो समीकरण 1-2 को आपस में गुणा करूंगा, या तो समीकरण 1-2 को आपस में जोड़ूंगा, या तो घटाऊंगा। ऐसी कुछ क्रियाएं हम लोग करेंगे। तो देखिए जोड़ने से तो कोई इसका राज निकलने को तैयार है नहीं, भाग देने से भी राज नहीं निकलेगा, घटाने से भी राज नहीं निकल पाएगा। तो यदि हम इसके समीकरण 1 और समीकरण 2 का आपस में यदि गुणा कर डालें, तो गुणा करते समय LHS का LHS में गुणा और RHS का RHS में हमें गुणा करना पड़ेगा। और ऐसा करने से अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि कैसे गुरुजी को हमारे पता हो गया कि यहाँ गुणा ही करना पड़ेगा। तो आप जानें, चूँकि हमें ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध करनी, अर्थात tan काट को गायब करना है, तो हम जानते हैं कि tan और काट का गुणनफल सदैव 1 होता है। तो इस प्रकार से अगर हम tan काट का आपस में गुणा कर देंगे तो दोनों आपस में लड़कर 1 हो जाएंगे, जो अचर पद के रूप में प्राप्त हो जाएगा, त्रिकोणमिति का रूप गायब हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम कोई जोड़ या घटाने या भाग की क्रिया करते हैं तो ये tan काट विद्यमान रहेगा, और इनके विद्यमान रहते हमारे प्रश्न का आंसर आ पाना संभव नहीं रहेगा। इसलिए हम समीकरण 1 और 2 का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 का आपस में गुणा करने पर तो अभी मैंने आपको बताया कि समीकरणों का जब समीकरणों से अगर आपको गुणा करना हो तो आप जानें, चूँकि समीकरण में प्रायः 2 पक्ष होते हैं, तो उनके बाएं पक्ष के पदों में बाएं पक्ष के पदों से और दाहिने पक्ष के पदों का दाहिने पक्ष के पदों से गुणा करना चाहिए। जैसे h/4 इसके बाएं पक्ष में लिखा हुआ है, तो हम h/4 में किससे गुणा करेंगे, अगले समीकरण के बाएं पक्ष से। तो अगले समीकरण का बायां पक्ष क्या है, h/9 है, तो हम यहाँ h/9 का प्रयोग करेंगे। बराबर अब हम दोनों समीकरणों के वाम पक्षों में लिखे गए पदों का हमने गुणा कर दिया। अब RHS में दाएं पक्ष में लिखे गए पदों का हम गुणा करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है tan थीटा और उस वाले में लिखा है काट थीटा। तो इस प्रकार से अगर हमारा गुणा, तो मैंने गुणा की क्रिया को प्रदर्शित कर दिया, लेकिन अभी संपन्न हम नहीं कर पाए हैं। अब h का h में गुणा करेंगे तो h² और 9 चौक 36 बनेगा, बराबर tan काट का गुणा सदैव 1 होता है। क्यों होता है इसको भी मैं आपको भूतकाल में बता चुका हूँ। चूँकि अगर इस काट का हम व्युत्क्रम करें तो ये 1/tan होगा, तो tan से tan कट जाएगा तो 1 आ जाएगा जो ऊपर आएगा। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर 1 मान लें तो ये h² बराबर क्या होगा, 36। अब देखिए h² बराबर अगर 36 है तो अर्थात ये कह रहा है कि अगर h का मान जानना चाहे तो 36 का वर्गमूल निकालो। तो जो 36 का वर्गमूल आएगा तो h बराबर हो जाएगा, कहा गया कि भूत हटा तो प्लस माइनस रूट चढ़ा, तो प्लस माइनस हम यहाँ रूट अगर चढ़ा दें तो h बराबर प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6। तो इस प्रकार से h की जो वैल्यू आ गई वो प्लस माइनस 6 आ गई, लेकिन हमें केवल धनात्मक उत्तर लाना है। और आप जानिए कि किसी भी आकृति की जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इसलिए आप यहाँ h की वैल्यू धनात्मक में 6 आप माने। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसलिए h बराबर 6 मीटर। तो h बराबर 6 मीटर क्या, मीनार की ऊंचाई ना। तो हम लिख देते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, या हम लिख देते हैं इति सिद्धम। भाई यही सिद्ध भी हमको करना था, तो हमने जो आंसर ला दिया वही प्रश्न में सिद्ध करने के लिए कहा गया, तो मान लीजिए प्रसिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आप लोगों को ये कक्षा 10 के लिए
त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित जो ये अध्याय आपके यहाँ था उसमें 16 प्रश्न थे और मैंने प्रत्येक प्रश्नों का हल आप लोगों को दिया। समय तो काफ़ी लगा, लगभग एक दिन में केवल एक ही प्रश्न बताए गए, तो इसलिए समय ज़्यादा लगा। अब हम लोग कल से अगले किसी अध्याय को पढ़ने का निर्णय लेंगे। तो आज इतनी ही बातें, फिर आगे हम नए चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे और उसको हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। बस आज इतना ही।